हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और आज मैं आपको इस वाले वीडियो में करा रहा हूँ मुस्लिम लीग। इसके पहले हम लोग अर्ली नेशनलिस्ट, असर्टिव नेशनलिस्ट, सूरत स्प्लिट इन सब को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे मुस्लिम लीग के बारे में। तो इससे पहले जान लो कि उस समय इंडिया में मतलब 1860-70 के टाइम पे क्या हो रहा था। इंडिया में कांग्रेस पार्टी थी, स्वराज पार्टी थी, इस तरह के अलग अलग पार्टीज इंडिया में उस समय पर थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसमें मुस्लिम लोगों को ज़रूरत पड़ी कि वो अपनी एक खुद की पार्टी बनाएं, जिसका नाम उन्होंने रखा मुस्लिम लीग। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसके वजह से मुस्लिम लीग को बनाया गया। तो सबसे पहला जो फैक्टर है लॉस ऑफ सॉवरेंटी बाय मुगल रूलर्स। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो मुगल रूलर्स हैं वो 1857 का जो रिवॉल्ट होता है जिसमें लास्ट मुगल रूलर बहादुर शाह जफर पार्ट लेते हैं और ये ब्रिटिश के अगेंस्ट हथियार उठाते हैं, आवाज़ उठाते हैं। इसके वजह से ब्रिटिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल करके इनको डीथ्रोन कर देते हैं, इनको इनके तख्त से हटा दिया जाता है। इसके अलावा इनके जो बेटे थे उनको इनके सामने ही गोली मार दी जाती है। इसके वजह से जो मुस्लिम लोग थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। ठीक है, जो मुगल्स थे, जो फॉलोवर ऑफ इस्लाम थे, ये लोग ब्रिटिश से बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। इसीलिए उन्होंने वहाबी मूवमेंट में भी पार्ट लिया था। वहाबी मूवमेंट नॉर्मली इस्लाम के मानने वाले लोगों ने किया था और ये ब्रिटिश के अगेंस्ट किया था। ओके, तो इसके ये भी एक रीज़न था। उसके अलावा ब्रिटिश का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अब ब्रिटिश क्या चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग हो जाए। अलग हो जाएंगे तो उन पर रूल करना ईजी होगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि बहुत बार कम्युनल एंड सेपरेट टेंडेंसीज बनाने के लिए मुस्लिम लोगों को भड़काया। ठीक है, पहले वाले में तुमने देखा था कि मुस्लिम लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट थे। ब्रिटिश लोगों ने इसी का फ़ायदा उठाया शुरू में। तो उन्होंने क्या किया कि अपने आप को ब्रिटिश का मुस्लिम्स का दोस्त दिखाने के लिए उन्होंने बोला कि तुम लोग क्यों नहीं अपना ही एक सेपरेट टेंडेंसी बना लेते हो, एक सेपरेट पार्टी बना लेते हो, ताकि तुम्हारी बातों को भी सुना जाए। कांग्रेस तो एक हिंदू पार्टी है, वो मुस्लिम्स की बात नहीं सुनती। ऐसा बोल के उन्होंने इंडिया में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को यूज़ किया था। इसके बाद रिलेटिवली बैकवर्डनेस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन एजुकेशन, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। अब उस समय के जो मुस्लिम्स थे वो मोस्टली बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थे। उनके पास उतना एजुकेशन नहीं था, वो लोग ट्रेड में उतना पार्ट नहीं लेते थे एंड इंडस्ट्रीज़ में भी उनका कोई खास योगदान नहीं था। उसके अलावा इसका एक और कारण था कि अपर क्लास जो मुस्लिम्स का था वो मोस्टली ज़मींदार थे एंड एरिस्टोक्रेट लोग थे। अब ज़मींदार और एरिस्टोक्रेट जो लोग हैं वो कंजर्वेटिव ख्याल के थे, कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग चेंज नहीं चाहते थे। वो लोग चाहते थे कि मुगल रूलर्स ही उनके ऊपर रूल करते रहे, ऐसे ब्रिटिश उनके ऊपर रूल करने के लिए ना आए, ऐसे करके इनका टेंडेंसी था। तो वो लोग बदलना नहीं चाहते थे, इसलिए वो लोग ब्रिटिश का सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे शुरू में। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो 1858 के बाद जब 1857 के रिवॉल्ट को ख़त्म कर दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा, तो वो लोग मानते हैं कि इसके ज़िम्मेदार जो हैं वो मुस्लिम लोग हैं। मुस्लिम लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, इसीलिए उन्होंने मुस्लिम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया। उनको प्रॉपर सही से ध्यान नहीं दिया उनके ऊपर, उनको बहुत बार निगलेक्ट किया गया। इसके वजह से भी मुस्लिम लोगों को लगा कि अगर उनको अपनी बातें मनवानी है तो उनको अपना एक अलग से पार्टी बनवाना पड़ेगा या फिर अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा जो सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए आवाज़ उठाए। एंड इसके अलावा मुस्लिम कम्युनिटी उस समय पे किसी भी ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री जो कि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ थी उस समय पे उसमें पार्ट नहीं ले रहे थे, ना वो उसके मेंबर थे ना वो उसमें पार्ट ले रहे थे। तो इसके वजह से भी ब्रिटिश कभी भी मुस्लिम्स लोगों को देखते तक नहीं थे, उन पर किसी भी तरह की पॉलिसीज़ को यूज़ नहीं करते थे। बस वो उनको अलग थलग करना चाहते थे ताकि इन पर आराम से रूल किया जा सके। उसके अलावा कुछ मेंबर्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटीज़ के जो थे ये लोग सोशल एंड कल्चरल ट्रेंड को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। मतलब उस समय जो सोशली चल रहा था, जैसे वेस्टर्न एजुकेशन आ चुका था उस समय, लोग वेस्टर्न जैसे कि ब्रिटिश लोगों की तरह कपड़े पहन रहे थे, ब्रिटिश लोगों की तरह काम कर रहे थे, ब्रिटिश लोगों के साथ काम कर रहे थे। मुस्लिम लोगों ने इसको करने से मना कर दिया। वो लोग अपने ही कल्चर में फॉलो कर रहे थे वो लोग, एंड वो लोग मुस्लिम एजुकेशन को लेने से भी मना कर देते हैं। ऐसे करके तो वो पीछे रह जाते हैं मुस्लिम्स जो हैं वो ब्रिटिश के नज़र में। इसके बाद एक बहुत बड़े रिफॉर्मर आते हैं, इनका नाम है सर सैयद अहमद खान। ये बहुत बड़े एजुकेशनलिस्ट हैं और एक सोशल रिफॉर्मर है मुस्लिम्स के लिए।
ठीक है। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम को वन कोरम का हिस्सा माना। कोरम का मतलब होता है नेशन, यानी भारत जो देश है उसमें एक देश में दो बहुत साथ मिलकर रहने वाले कबीले रहेंगे जो कि है हिंदू एंड मुस्लिम। ओके। इन्होंने मोहम्मदान एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज बनाया जिसको आज मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कहा जाता है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के टीचर्स को लिया, दोनों तरह के एजुकेशनिस्ट लोगों को लिया, ताकि एक बहुत ही अच्छा सा यूनिवर्सिटी बनाया जाए, ताकि हिंदू और मुस्लिम लोग जो ब्रिटिश के बनाए हुए यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर पढ़ने ना जाए और जो डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी ब्रिटिश अपनाना चाहते हैं वो ना अपना पाए। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान जो हैं वो शुरू में जो कांग्रेस का फाउंडेशन रखा गया था, मतलब कांग्रेस की जो बात की गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने की बात की गई थी, वो इसके अगेंस्ट भी थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो कांग्रेस को बनाने वाले जो मेन लीडर्स थे उस समय, A.O. ह्यूम, इन्हीं में कांग्रेस बनाने का जो मेन मकसद था वो इसलिए था कि एक ऐसी पार्टी होगी जो एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करेगी। मतलब अगर कभी भी कोई रिवॉल्ट होने वाला होगा या फिर ऐसा कुछ भी होने वाला होगा, कांग्रेस में ब्रिटिश के मेंबर्स होंगे तो उनको पता चल जाएगा एंड वो सभी बातों को ब्रिटिश को बता देंगे, क्योंकि वो तो मतलब ब्रिटिश के साथ ही होंगे ना, एंड वो बता देंगे एंड इसके वजह से उनको पहले ही मालूम चल जाएगा कि कोई रिवॉल्ट होने वाला है, कोई इस तरह का मोमेंट होने वाला है, तो पहले ही वो इसको दबा दिया करेंगे। कांग्रेस को ये सोचकर बनाया गया था। तो सर सैयद अहमद खान ने इसका अगेंस्ट किया था कि नहीं, कांग्रेस नहीं बनना चाहिए और कांग्रेस में इंडिया के जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उनको नहीं जाना चाहिए। उसके अलावा जो प्रिंसिपल डेविड बेकम है, सॉरी ओनली बेकहम है, उन्होंने बोला था कि एंग्लो और मुस्लिम्स का यूनिटी तो हो सकता है, मतलब ब्रिटिश लोग और मुस्लिम्स लोग तो साथ में आ सकते हैं, लेकिन हिंदू और मुस्लिम कभी साथ नहीं आ सकते। ये तो बहुत अलग बात हो गया। इससे पहले तो हिंदू और मुस्लिम साथ में ही थे, लेकिन अब क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि ब्रिटिश का जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है ना, उसके लिए ये सही नहीं था। अगर हिंदू और मुस्लिम साथ में आएंगे तो ब्रिटिश ज़्यादा लंबे समय तक इंडिया में रूल नहीं कर पाएंगे। ये हमारे जो सर सैयद अहमद खान हैं उनका फोटो है, ठीक है। इसके बाद इरोनमस इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। अब उस समय क्या हो रहा था ना कि कम्युनल थिंकिंग्स मुस्लिम्स और हिंदूज के साथ बढ़ रही थी, मतलब दोनों लोगों के बीच में कम्युनिटीज़ बन रही थी। एक हिंदू कम्युनिटी बन रहा था, एक मुस्लिम कम्युनिटी बन रहा था। तो इसमें क्या हो रहा था कि इंडियन हिस्ट्री जब बनाया जा रहा था तो मोस्टली जो हिंदू के फेस्टिवल्स हैं, हिंदू के जो बुक्स हैं, उनको सामने लाया जा रहा था, ठीक है। तो कुछ ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इसका फ़ायदा उठाया। उन्होंने क्या बोला कि हम लोग क्या करते हैं ना, जो हिस्ट्री है उसको दो हिस्सों में बांटते हैं। एक को उन्होंने बोला हिंदू हिस्ट्री और एक को बोला मुस्लिम पीरियड। तो एक पीरियड था हिंदू पीरियड और एक था मुस्लिम पीरियड। ऐसे करके उन्होंने बांटने की कोशिश की हिंदू एंड मुस्लिम हिस्ट्री को। ओके। जिस टाइम पे तुर्क लोग, अफगान लोग, मुगल लोग, ये लोग रूल करते थे इंडिया में, जैसे तुमने दिल्ली सल्तनत पढ़ा होगा, मुगल एम्पायर पढ़ा होगा, तो उस टाइम को उन्होंने मुस्लिम रूल कहा, ठीक है। और बोला कि इस समय जो इस्लाम के लोग हैं, इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, उन लोगों ने इंडिया पे रूल किया था, इसलिए इस टाइम को हम लोग मुस्लिम पीरियड बोलेंगे। एंड इसके अलावा इसके पहले जब एंशिएंट टाइम था, जब चंद्रगुप्ता मौर्य, पृथ्वीराज चौहान ये लोग रूल करते थे, उस टाइम को उन्होंने हिंदू पीरियड बोला। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि जिस टाइम पे हिंदू पीरियड था उस समय इंडिया बहुत ग्रो कर रहा था, इंडिया में कल्चरल ग्रोथ बहुत हो रही थी, इंडिया में पैसे बहुत आ रहे थे। लेकिन जैसे ही मुस्लिम पीरियड आया, मतलब जब दिल्ली सल्तनत का टाइम आया, जब मुगल रूलर्स आए, उस समय भी इंडिया बहुत ग्रो करता है। ऐसा नहीं कि ग्रो नहीं करता, सिर्फ ब्रिटिश लोग जब इंडिया आते हैं तब इंडिया ग्रो नहीं करता, इसके अलावा बाकी टाइम पे इंडिया ग्रो करता है। इवन मुस्लिम पीरियड के टाइम पे भी इंडिया ग्रो करता है। तो मुस्लिम्स के टाइम पे इंडिया का ग्रोथ नहीं हुआ, ऐसा ब्रिटिश लोगों ने इंडियन लोगों को बताया, ठीक है, ताकि उनको अलग अलग कर सके, डिवाइड कर सके। इसके बाद ब्रिटिश कॉम्युनल हिस्टोरियंस जो हैं, इन्होंने कंपोजिट कल्चर को पूरा इग्नोर कर दिया। उन्होंने ये बोला कि इंडिया में जो हिंदू और मुस्लिम्स हैं वो हमेशा ही अलग अलग रहते थे, उनकी सोसाइटी अलग थी, उनका कल्चर अलग है, उनका थॉट अलग है, उनका रिलीजियस अलग है, सब कुछ उनका अलग अलग है। ऐसा ब्रिटिश लोगों ने इंडियन लोगों को बताया। इसके अलावा ये भी बताया कि जो मेडिवल टाइम होता है, जिस टाइम पे मुगल्स थे, दिल्ली सल्तनत का टाइम था, जिस समय जिसको हम लोग मुस्लिम पीरियड के नाम से जानते हैं, तो वो टाइम पे जहाँ पे मुगल्स लोग डोमिनेट करते थे, उस टाइम पे इंडिया बहुत ज़्यादा
डाउन होता है, इंडिया में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आती है, इंडिया में सोशली पैसा खर्चा होता है, सोशली इंडिया में बहुत सारे हिंदू लोगों को मारा जाता है, बहुत सारे जगहों पे हिंदू टेम्पल्स को तोड़ा जाता है, ऐसे बोल के उन्होंने इंडियन लोगों को भड़काने की कोशिश की मुस्लिम्स के अगेंस्ट। इसके बाद कम्युनल बायस चलाया गया, मतलब ऐसे प्रोपागेंडास चलाए गए, ऐसे एडवर्टाइजमेंट की गई पोइट्री के ज़रिए, नोवेल्स के ज़रिए, ड्रामा के ज़रिए, शॉर्ट स्टोरीज़ के ज़रिए, न्यूज़पेपर्स के ज़रिए ऐसी बातें फैलाई गई कि हिंदू और मुस्लिम हमेशा ही लड़ते रहते हैं, ये लोग कभी भी साथ नहीं रह सकते। ऐसे बातों को उन्होंने फैलाया अपने पोइट्रीज़ में, अपने ड्रामा में, अपने नोवेल में, अपने स्टोरीज़ में, इन सब के ज़रिए। इसके बाद राइज ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म। अब तुम जानते हो कि जब सूरत स्प्लिट हुआ था तो असर्टिव नेशनलिस्ट लोग जो थे वो जो कांग्रेस थे उससे बाहर निकाल दिए गए थे, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी अलग थी। इंडियन नेशनलिज्म जो अर्ली नेशनलिस्ट के जो लोग थे उनकी आइडियोलॉजी अलग थी, तो इनको हटा दिया गया था वहाँ से। तो इस समय अब वापस से इनके जो स्पीचेस आती हैं जिसमें वो लोग शिवाजी फेस्टिवल को मनाने की बात करते हैं, गणपति फेस्टिवल की बात करते हैं। तो जो बाल गंगाधर तिलक हैं इन्होंने गणपति फेस्टिवल को मनाने का शुरू किया, शिवाजी फेस्टिवल को दोबारा शुरू किया, ताकि जो इंडियन कल्चर है उसको वापस लाया जा सके और इंडियन कल्चर में जो लोग अलग हो गए थे उनको वापस लाया जाए और वो लोग वापस साथ में मिल सके। इसके बाद अरविंदो घोष जो थे इन्होंने भारत माता का पेंटिंग बनाया, नेशनलिज्म का थॉट को आगे बढ़ाया कि हम लोग भारत माता के हम लोग बच्चे हैं, भारत माता हमारी माता है, ऐसे करके उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट बातें की और एंटी पार्टीशन मूवमेंट्स भी चलाया, जिसमें वो लोग गंगा में डुबकी लगा रहे थे, मतलब गंगा में अपने आप को डिप कर रहे थे। तो ऐसे करके उन्होंने इंडिया में जो हिंदुइज्म है उसको बढ़ाने की कोशिश की। हाँ, ये बात तो है कि इसमें मुस्लिम लोगों के लिए कुछ खास नहीं था, मुस्लिम लोग भी नमाज पढ़ रहे थे, साथ मिलके काम करने को राज़ी थे, लेकिन जितने भी तुमने चीज़ें देखी हैं वो हिंदू सेंट्रिक था। ठीक है, तो ये एक बात थी कि उस समय जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे वो लोग हिंदू सेंट्रिक थे। इसके बाद इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। उस समय इंडिया जो था वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। इसका रीज़न क्या था कि इंडिया में जो लोग थे, इंडस्ट्रीज़ थे, इन सब को ख़त्म कर दिया गया था। तो अब कुछ जॉब बचे हुए थे, बहुत कम मात्रा में इंडिया में जॉब बचा हुआ था और वो जॉब ब्रिटिश के द्वारा दिया जाने वाला ही जॉब था। अब ब्रिटिश के दिए जाने वाले जॉब में बहुत सारे लोग जो है पार्ट लेते थे ताकि उनको वो जॉब मिले, ताकि वो लोग अपने घर को चला सकें। अब यहाँ पे मुस्लिम्स लोगों को लगता है कि इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। रिजर्वेशन मिलने से क्या होगा कि मान लो 10 सीट्स हैं, 10 जॉब्स हैं, तो 10 में से 3 जॉब जो है या 4 जॉब जो है वो पहले से ही फिक्स होगा किसी मुस्लिम को दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होने से चांसेस होंगे कि मुस्लिम लोगों को ज़्यादा जॉब्स मिल सके। ठीक है, तो इसके लिए भी ब्रिटिश लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया और उन्होंने ऑफ़र किया कि हम लोग मुस्लिम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देंगे कि उनको रिजर्वेशन देने का मौका मिले, लेकिन उनको ब्रिटिश के लिए लॉयल रहना पड़ेगा। लेकिन सीधा सीधा मतलब तो यही हुआ कि ब्रिटिश सबको अलग अलग करना चाहती थी ताकि वो अपना डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सके और इंडिया पर लंबे समय तक रूल कर सके। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग हो ही जाता है। तो मुस्लिम लीग को स्टार्ट कौन करते हैं, इसका सबसे पहले जो मोटिवेशन देते हैं वो होते हैं वाइसरॉय मिंटो। वाइसरॉय मिंटो सबसे पहले मुस्लिम लोगों को ये बताते हैं कि तुम्हें एक खुद का पार्टी बनाना चाहिए, एक सेपरेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद नवाब सलीमुल्लाह जो कि ढाका में थे, इन्होंने 1906 दिसंबर के टाइम पे मुस्लिम लीडर्स के साथ मिलकर एक कॉन्फ्रेंस की। उस कॉन्फ्रेंस का नाम था मोहम्मदान एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें इन्होंने सभी मुस्लिम लीडर्स को पूरे देश में से जमा किया ढाका में। ठीक है, और उन्होंने ये प्रपोजल रखा कि एक अलग से पार्टी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा मुस्लिम लीग। और दिसंबर 30, 1906 में नवाब सलीमुल्लाह ने ढाका में एक पार्टी का घोषणा कर दिया जिसका नाम हो गया मुस्लिम लीग। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे आगा खान। ठीक है, आगा खान को इसका परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया। ओके, तो तुमसे यहाँ पे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ सकता है किसने मोटिवेट किया था मुस्लिम लोगों को मुस्लिम लीग बनाने के लिए, वाइसरॉय मिंटो। इसके अलावा कौन था जो मुस्लिम लीग बनाने में सबसे पहला रोल प्ले कर रहा था, तो वो थे सलीमुल्लाह, नवाब सलीमुल्लाह। और इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे आगा खान। इसके बाद इसका एम क्या था, क्या मकसद था मुस्लिम लीग को बनाने का।
तो बहुत ही इजीली तुम जान सकते हो कि इसमें मुस्लिम लोगों को सपोर्ट करने के लिए ये बनाया गया होगा। तो ये इंडिया में जितने भी मुस्लिम लोग हैं इनको सपोर्ट करने के लिए इस मुस्लिम लीग को बनाया गया था। इसके अलावा इसका एक और था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मुस्लिम लोगों का जो भी मिसकंसेप्शन है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको दूर किया जाए और ये दिखाया जाए कि जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो ब्रिटिश के साथ हैं। ओके, इसके अलावा मुस्लिम्स लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको और अच्छा बनाने के लिए भी मुस्लिम लीग को बनाया गया, ताकि वो ब्रिटिश से मुस्लिम लोगों के भलाई के लिए कुछ मांगे रख सके, कुछ डिमांड्स रख सके जो कि माइल्ड और मॉडरेट लैंग्वेज में हो। किसी भी तरह के वो मारपीट या फिर रिवोल्ट करना, इस तरह का वो लोग नहीं था। वो लोग प्रेयर और मॉडरेट लैंग्वेज यूज़ करके ब्रिटिश लोगों के सामने मुस्लिम लोगों के कुछ डिमांड्स को रख रहे थे, जैसे हमें कुछ रिजर्वेशन मिल जाए, हमारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को कुछ रिजर्वेशन मिल जाए ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ऐसे करके रिजर्वेशन रखने को उन्होंने कहा था। इसके बाद हॉस्टैलिटी के फीलिंग को कम करने के लिए, ठीक है, हिंदू मुस्लिम्स और बाकी लीडर्स जो थे, मुस्लिम्स और हिंदूज जो थे, इनके बीच में एक तरह का उस समय दरार आ गया था। तो इस दरार को दूर करने के लिए उन्होंने ब्रिटिश का साथ देना शुरू कर दिया। इससे उनको लगा कि कुछ पावर मिलेगी, उनको कुछ अच्छा प्रोटेक्शन राइट्स मिलेगा, ऐसा इनका थॉट था। इसके बाद क्या होता है, लखनऊ पैक्ट होती है। अब लखनऊ पैक्ट में क्या होता है ना कि बहुत दिन तक 1916 तक, मतलब काफ़ी टाइम तक मुस्लिम लीग के बनने के बाद मुस्लिम लोगों को दिखता है कि ब्रिटिश जो है वो इनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। एक अलग से पार्टी बनने के बाद भी मुस्लिम लोगों के लिए ब्रिटिश लोगों ने कुछ नहीं किया, उल्टा इनको उन्होंने और ज़्यादा दबाया और सप्रेस किया और उनको यूज़ किया, हिंदूज़ के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट उनको यूज़ किया। तो इसलिए सभी मुस्लिम लीडर्स जो हैं, यानी मुस्लिम लीग है और जो कांग्रेस है, ये लोग लखनऊ में मिलने का फैसला लेते हैं, ठीक है। और इस मीटिंग को लखनऊ पैक्ट साइन के नाम से भी जाना जाता है। ये कब होता है, ये होता है दिसंबर 1916 में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दोनों का एक जॉइंट मीटिंग होता है, एक जॉइंट सेशन होता है, जिसमें ये लोग अग्री करते हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं उनको कुछ रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसके अलावा रिलीजियस माइनॉरिटीज़ वाले जगहों पे मुस्लिम लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन करने को मिलेगा। मतलब अगर कभी सरकार बनी इंडिया की तो उसमें भी मुस्लिम लोगों को जगह मिलेगी। उसके अलावा मुस्लिम लीग लीडर्स जो थे वो अग्री करते हैं कांग्रेस के साथ जुड़ने का। क्यों? क्योंकि उस समय कांग्रेस भी ब्रिटिश के अगेंस्ट थी और धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद मुस्लिम लोग जो थे वो 1916 आते आते इंडियन जो क्या बोलते हैं ब्रिटिश जो है उनके अगेंस्ट हो गए। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक आते हैं। तो जो बाल गंगाधर तिलक हैं ये कांग्रेस के तरफ से थे और ब्रिटिश के तरफ मुस्लिम्स के तरफ से थे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो इन दोनों ने साथ में हाथ मिलाया और लखनऊ पैक्ट को साइन किया, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों साथ में हो गई और दोनों साथ में एक कॉमन एनिमी ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ रहे थे। इसके कुछ सिग्निफिकेंस थे, जैसे यानी इसके कुछ इंपॉर्टेंस थे। इससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी बना, ठीक है। पहले जहाँ पे हिंदू मुस्लिम लोग अलग अलग हो गए थे सूरत स्प्लिट के बाद, उसके बाद और भी कुछ टाइम तक हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा अलग हो गए थे, लेकिन अब हिंदू मुस्लिम लोग वापस से साथ में आते हैं और एक साथ मिलकर ब्रिटिश के अगेंस्ट डिमांड्स रखते हैं और एक सेपरेट इलेक्ट्रेट देने का वादा करते हैं मुस्लिम लोगों को। और मुस्लिम लोग भी उसके साथ ये एक्सेप्ट करते हैं कि वो इलेक्शन के जो प्रिंसिपल्स हैं, जहाँ पे जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो रूल करेगा, इस पर राज़ी होते हैं। इसी को मेजॉरिटी रूल कहा जाता है। मेजॉरिटी रूल का मतलब है जहाँ पर ज़्यादा वोट मिलेगा वहाँ पर उस पार्टी के लोग रूल करेंगे। इसके बाद यूनिटी विद इन कांग्रेस। अब कांग्रेस में क्या होता है ना, सूरत स्प्लिट में अर्ली नेशनलिस्ट लोग और असर्टिव नेशनलिस्ट लोग अलग हो जाते हैं। इसके अलावा इसके पहले के टाइम पे एक नया मुस्लिम लीग बना था। ये सब 3-4 हिस्सा हो जाता है कांग्रेस का। लेकिन लखनऊ पैक्ट में 1916 में कांग्रेस में सब वापस मिल जाते हैं। यानी लखनऊ पैक्ट के टाइम पे अर्ली नेशनलिस्ट लोग, असर्टिव नेशनलिस्ट लोग और मुस्लिम लीग तीनों साथ में आ जाते हैं और इंडिया में एक अच्छी सी यूनिटी बन जाती है। तुम बताओगे अपने कमेंट में कि मुस्लिम लोग जो थे उनका जो गठन हुआ था, मतलब जो मुस्लिम लीग बनी थी वो किस दिन बनी थी, 1900 कितना में वो बना था। ओके,
इसके बाद कांग्रेस बहुत मजबूत हो जाती है, कांग्रेस के पास बहुत पावर आ जाती है। ओके, इसके बाद प्रेशर ऑन गवर्नमेंट। अब इस समय क्या होता है ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे मुस्लिम जो इंडियन लोग थे और जो ब्रिटिश लोग थे वो लोग साथ में थे। तो अब यहाँ पे जैसे ही कांग्रेस स्ट्रांग होती है वो डिमांड करना शुरू करती है एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में, ताकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी जो इंडियन पार्टीज़ हैं, जो कि खासकर कांग्रेस है, उसको जगह मिले, इंडियन लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो, सेल्फ गवर्नमेंट लाया जाए, स्वराज इंडिया में लाया जाए। ऐसे कुछ थॉट्स इन्होंने ब्रिटिश के सामने रखा था, ब्रिटिश लोगों ने, इंडियन लोगों ने। लेकिन ब्रिटिश इसको मानने से मना कर दे रही थी, बार बार इसको इग्नोर कर रही थी, इसको बार बार वो लोग आगे की तरफ डिले कर दे रही थी। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, अब यहाँ पे जो ब्रिटिश लोग हैं उनको ज़रूरत थी इंडियन लोगों की। तो इंडियन लोगों ने सामने रखा कि अगर आपको हमारा लॉयल्टी चाहिए, मतलब अगर आपको हमारा सपोर्ट चाहिए, तो आपको हमारे कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। तो इसका भी इन्होंने फ़ायदा उठाया। उसके बाद पैसिफाई इंडियंस। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी अगर तुम्हें इंडियन लोगों का सपोर्ट चाहिए तो आपको हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, तभी इंडियन लोग ब्रिटिश का साथ देंगे, तभी इंडियन लोग ब्रिटिश के साथ लॉयल बने रहेंगे। और ब्रिटिश को भी पता था कि अगर इंडियन लोग साथ नहीं देंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हो सकता है कि ब्रिटिश लोग जो है वो हार जाए। लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा सोल्जर्स जो थे वो ब्रिटिश के तरफ से लड़े थे इंडिया के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ओके, इसके बाद गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ता है हिंदू मुस्लिम यूनिटी के वजह से, कांग्रेस की यूनिटी के वजह से। तो वो लोग डिक्लेयर करते हैं अगस्त 1917 में, जिसमें एक सेल्फ गवर्नमेंट बनाया जाएगा इंडिया के लिए, मतलब इंडिया में स्वराज लाई जाएगी। इंडिया में अब खुद से रूल करने वाले लोगों को लाया जाएगा जो खुद इंडिया को रूल करेंगे। ब्रिटिश उस अपॉइंट में सेल्फ गवर्नमेंट लाएगा। ऐसे रूल्स को लाने के लिए इनको मजबूर करते हैं हमारे हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड कांग्रेस का जो स्ट्रेंथ होता है उसके वजह से ये चीज़ें हो पाती है। ये मुस्लिम लीग का फ्लैग था जो कि आज पाकिस्तान का फ्लैग है। और इस तरह से हम जब हिंदू मुस्लिम जब भी साथ में आए हैं तब भी हमको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। ठीक है, आई होप तुम्हें ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। मैं अब डिले नहीं करूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि 50 दिन के अंदर तुम्हारे सारे चैप्टर्स हिस्ट्री के कंप्लीट हो जाए। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर तुम क्लास 10 में हो और बोर्ड्स दे रहे हो तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।